7 साल की हाफिज कुरान बच्ची ने 40 बच्चों को एक साथ पैदा किया, जिसे देखकर डॉक्टरों के भी चीखें निकल गई। कैसे हुआ ये सब कुछ और इन 40 बच्चों का बाप कौन था? ये वाकया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आप सभी को वाकया अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और अजीब केस था। मेरे साथ आज ऐसा मामला हुआ कि मेरा दिमाग ही शॉर्ट हो गया। मैंने ऐसी लड़की आज तक ना देखी थी। एक तो वह कम उम्र थी और इसके साथ ही सब कुछ हुआ था। जैसे ही मैं इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई तो थोड़ी ही देर के बाद लोगों को इसके बजाय मेरी चीख की आवाज़ें सुनाई देने लगी और मैंने कहा कि बचाओ बचाओ, किसी को भेजो मेरी मदद के लिए, वरना आज मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। सारे हॉस्पिटल वाले हैरान रह गए कि डॉक्टर ज़ैनब को क्या हो गया है। इसके बाद सब डॉक्टर्स मेरी तरफ भागे। मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 16 घंटे के प्रोसीजर के बाद इस केस को हैंडल किया। 16 घंटे तक हम सब लोग हैरान और परेशान थे। ये हमारे हॉस्पिटल का ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में होने वाला बहुत ही बड़ा करिश्मा था, क्योंकि जब मैंने इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो इसके पेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 40 बच्चे थे। मैं अपनी साथी डॉक्टर के साथ बैठी थी। फिलहाल कोई केस ना था। शाम होने वाली थी। कितनी ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग इस गांव के हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे। अस्पताल तो ये बहुत बड़ा था, वो मगर आसपास गांव था। अजीबो गरीब किस्म की औरतें आती थी जिनको हमें हैंडल करना पड़ता था। ऐसी ही औरतें भी आती थी कि जिनको 4-5 महीने तक ये पता ना होता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहती है कि हमने तो आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया क्योंकि हमारी सास नहीं करवाने देती। कुछ औरतें अन वक्त पे आ जाती कि बस आज ही हमारी डिलीवरी है। ना ही तो इनके टेस्ट हुए होते थे और ना ही ब्लड टेस्ट करवाए होते थे और वो सीधा हमारे पास आकर बैठ जाती थी। मैं अपनी साथी डॉक्टर से यही बात कह रही थी कि ऐसी औरतों को आगाही कौन देगा। किसने कहा कि वह सब तो ठीक है, मगर अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। अगर कोई केस आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि नहीं आएगा कोई केस, मुझे नहीं लगता कि आएगा। अगर आएगा तो हम हैंडल कर लेंगे। मुझे क्या पता था कि आज हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला था। वो लड़की जब अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़की माँ बनने वाली है। इसने एक बहुत बड़ी चादर अपने ऊपर डाल रखी थी। वो एक साइड के बेंच पर बैठ गई थी और इसकी माँ काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर बाद काउंटर वाली मेरे पास आई और इसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, डिलीवरी का केस आया है। और मैंने कहा कि किसका है? तो इसने कहा कि वो जो सामने लड़की बैठी है ना, इसका है। मैं चाय पी रही थी, चाय का घूंट मेरे मुंह से बाहर निकल आया। मैंने कहा कि इस लड़की का केस है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो वह बहुत ही कम उम्र थी। मैं तो हैरान रह गई और सोचा कि हाँ, ये गाँव है, यहाँ पे कम उम्र औरतों के केस हमने पहले भी देखे थे, लेकिन यह मामला ज़रूरत से ज़्यादा ही अजीब था। मैंने कहा कि अच्छा पूछो क्या हो रहा है? सारी रिपोर्ट बनाओ और एक फाइल बनाकर फिर मुझे बताओ। इस नर्स ने कहा कि मैडम जी, मुझे तो बड़ा मुश्किल सा केस लग रहा है। इसका अभी तक ना ही कोई टेस्ट हुआ है और ना ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। बस कोई ये कहे जा रही है कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त डॉक्टर से कहा कि ये मामला मैं देखती हूँ, तुम बाकी के पेशेंट्स को देख लो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि केस नॉर्मल ही होगा। इसने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे कि जैसे डॉक्टर्स अपनी बातें करते हैं, वो लड़की मेरे साथ आ गई और मैंने कहा कि चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा कि मेरा नाम सिद्रा है। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी हो गई है। तो जवाब में वह कुछ ना बोली। भला इसमें शर्माने वाली क्या बात थी? इसकी माँ ने कहा था कि डॉक्टर साहिबा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बड़ी डरपोक सी है, बहुत डरती है। इन चीज़ों से मैं दिल में सोचने लगी कि अब इसका डरपोक नहीं बहादुर बनने का वक्त आ गया है।
मैंने इनको कहा कि आप फिक्र ना कीजिएगा, परेशान ना हो, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठिए। मैं इस लड़की को लेकर अंदर आ गई और अल्ट्रासाउंड करने लगी। अभी तक तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं आज कुछ इतना अजीब देखूंगी कि मेरी चीखें ही निकल जाएंगी। अभी मैं चेकअप करती कि क्या मामला है। इसकी माँ बाहर शोर करने लगी। मैंने नर्स से पूछा कि क्या कह रही है, औरत शोर क्यों कर रही है। नर्स ने कहा कि वह कहती है कि मैं भी अंदर जाऊंगी। मैंने कहा कि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आखिर इसने अल्ट्रासाउंड हम में आकर कर ले क्या है, इसकी बेटी को भी तो हम बाहर लेकर आ रहे हैं ना, फिर बताते हैं कि क्या मामला है। तो कहने लगी कि नहीं, वह बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, जिद कर रही है, कह रही है कि मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड नहीं करो, और बच्चे के लिए खतरा है, और इसकी लड़की का इससे पहले कोई अल्ट्रासाउंड शायद किसी वजह से नहीं हुआ था। मैंने कहा लेकिन अब एक तो करना पड़ेगा ना, पता चले कि नॉर्मल केस है या फिर ऑपरेशन का केस है। इस औरत से कहो कि चुप करके बैठ जाए। ये सारी बातें ये लड़की भी सुन रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही होता है, मगर मैंने इससे क्या पूछना था। वह बेचारी तो ना जाने पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। मैंने बातों बातों में पूछा कि तुम्हारा शौहर क्या करता है, मगर इसने इस बात पर भी कोई जवाब न दिया। मैंने सोचा कि लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा ही डरी हुई है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि पहले वह डरी हुई थी और अब मेरे डरने का वक्त था, क्योंकि जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड किया, पहले तो मेरी आंखें भट के चार हुई और इसके बाद मेरे मुंह से हाय अल्लाह निकला, और फिर मैंने इधर उधर हाथ पैरों को मारना शुरू कर दिया। मैंने इस लड़की को कहा कि इधर ही लेटी रहना, उठना नहीं। मैं बाहर ऐसे पागलों की तरह भागी थी कि इसकी माँ भी देखकर हैरान रह गई। मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया हो, ऐसे लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे कोई दौरा पड़ा हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था और मेरा दिमाग सोचने की सलाहियत बिल्कुल खो बैठा था। मैं जाते जाते नर्स को बमुश्किल सिर्फ इतना ही कह रही थी कि इस लड़की को कहीं जाने मत देना, वरना इसके लिए बहुत बुरा होगा। मेरा गला खुश्क हो गया था। मैंने अपने साथ ही डॉक्टर मुस्कान को जल्दी जल्दी तलाश किया और वह भी मेरी हालत देखकर हैरान हो गई। इसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी केस है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और ये लड़की भी है क्या नहीं, ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो इस वक्त बिल्कुल ही बंद हो चुका था। तुम भी जाकर देख लो मैंने जो देखा था, क्या वाकई वो सच था। इसने कहा कि 1 मिनट को लाश सवर करो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी अजीब सी हालत में क्यों आई हो। हाल और अभी मेरे साथ अल्ट्रासाउंड रूम में आ गई। जब इसने अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा तो इसकी हालत मेरे से तो कम ही बुरी थी, अगर वह भी बहुत परेशान हो गई। इसने कहा कि जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाओ, आसपास के हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, ये केस हम दोनों मिलकर भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसकी माँ ने बाहर शोर करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर मुस्कान को कहा कि इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और इसके सारे मामलात सीधे करवाओ। हाँ, मैं ज़रा इसकी माँ से बात करके आती हूँ, ये सब कुछ हुआ कैसे है, और सारे डॉक्टर्स को फ़ोन भी करो। तुम्हें डॉक्टर्स की पूरी टीम की ज़रूरत होगी, कम से कम 14 से 15 डॉक्टर्स होने चाहिए। मुस्कान ने कहा कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करती हूँ, तुम जाकर इसकी माँ से बात करो। मैंने इस औरत को अपने पास बिठाया। मैंने कहा कि हाँ जी, आपका नाम क्या है। किसने कहा कि मेरा नाम सकीना है। मैंने कहा कि सकीना बीबी, अब मैं तुमसे सीधा जो सवाल करूँगी, मुझे इसका सीधा जवाब देना। किस लड़की की शादी करवाई है तुमने, इसका शौहर कौन है, किसके शौहर को बुलाओ, क्योंकि इसके शौहर का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने कहा कि जी, शौहर का क्या काम है, ये तो औरतों के मामलात होते हैं, वो यहाँ पर आकर क्या करेगा, ये तो जनानियों का अस्पताल है, इसने बोला यहाँ पर आकर क्या करना है। वो बिल्कुल वैसी ही औरत थी जैसी गांव की औरतें होती हैं, जिसे किसी बात का कुछ पता ही नहीं। मैंने पूछा कि तुम इसकी माँ हो या सास। इसने कहा कि जी, मैं इसकी माँ हूँ, सास नहीं। तो मैंने कहा कि इसके शौहर को बुलाओ और इसके शौहर के दस्तखत के बगैर हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। कि बात तो तुम्हें पता है ना। जब मैंने 2 से 3 दफ़ा कहा कि इसके शौहर को बुलाओ, उसने कहा कि इसका शौहर नहीं है,
वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। मैंने कहा कि फिर मेरी इससे फ़ोन पर बात करवा दो। मेरे पास बाहर के मुल्क कॉल करने वाला पैकेज है, तो मुझे नंबर बताओ, मैं कॉल करती हूँ। मगर वो मज़ीद डर गई। इसने कहा कि वह मुल्क से बाहर नहीं बल्कि इसी मुल्क में रहता है। औरत मुझसे कहने लगी कि आप मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए। मैंने इससे कहा कि तुम्हारी बेटी की कितनी कम उम्र है, तुमने ये सब कुछ क्यों होने दिया। कहने लगी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, बस आप मेहरबानी करके हमारी मदद करें। इसकी उम्र कम थी, वरना यह सब कुछ इसके साथ ना होने देती। मैंने कहा कि क्या मतलब, कुछ बुरा हुआ है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, बहुत बुरा हुआ है। मेरी बेटी तो बहुत नेक है, मेरी बेटी हाफिज कुरान है, इसने पूरे 30 पारे हिफ्ज़ की। फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, मामले को यहाँ तक क्यों पहुँचने दिया तुमने? इसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, बड़ी लंबी कहानी है, बस अब मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैंने कहा कि लंबी कहानी मुख्तसर बताओ। अपने साथ साथ मैं बाकी मामला भी देख रही थी, डॉक्टर्स को भी मैसेज कर रही थी और फ़ोन भी कर रही थी। इस हालात में ऐसे किसी को शॉर्ट नोटिस पर बुलाना बिल्कुल भी आसान ना था, मगर फिर भी वह लोग आ रहे थे और बाकी के इंतजामात भी हो रहे थे। अस्पताल में सब लोग ही भाग रहे थे, एक तरह से जैसे इमरजेंसी नाफी कर दी गई हो। कोई इधर जा रहा था और कोई उधर जा रहा था। सारे मामलात करने थे, काम करने थे। डॉक्टर मुस्कान भी अपने कामों में लग गई थी और मेरा बड़ा साथ दे रही थी। वह बहुत ही अच्छी और काबिल डॉक्टर थी, मुझसे सीनियर थी। इस लड़की की माँ ने कहा कि जी, हम तो गरीब लोग हैं और मेरी बेटी सिद्र किसी के घर पर काम करती थी। वो लोग इसको अच्छे पैसे देते थे और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। तो सोचा कि चलो ये किसी के घर में काम करेगी तो 4 पैसे ही आ जाएंगे। वैसे भी हम जैसी औरतों को तो काम करना ही पड़ता है, और अगर काम कर ले तो पैसे मिल जाते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। मेरी बेटी एक बड़ी मालकिन के घर में काम करने जाती थी। इनके घर में कोई मर्द ना था, इसीलिए हम लोग बेफिक्र हो गए थे। मगर वहाँ पर काम करने वाली एक औरत का बेटा था। इसने कहा था कि मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, इसे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं। वह मेरी बेटी सिद्र की उम्र का ही था। हम लोगों ने सोचा कि यह तो पागल है, 20 साल हुई है, किसी सोच से उसे वहाँ पर काम करने दिया। बस हम लोग बेफिक्र हो गए। वो औरत भी हमारी बेटी के साथ बुरा नहीं करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी।